हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं मालूस लॉ। लेकिन ये चैप्टर देखने से पहले इसके पहले का जो लेक्चर है पोलराइजेशन वो ज़रूर देखें, क्योंकि मालूस लॉ टोटली पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, पोलराइजेशन में हमने स्टडी किया था कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है और यहाँ पे एक प्लेन है वाइब्रेशन की जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। तो यहाँ से अनपोलराइज लाइट मतलब जो कि ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट यहाँ से पास हो रहा है और इसके बीच में अगर हम लोग कोई पोलराइजर रखते हैं या फिर पोलराइड रखते हैं जिसका पोलराइजेशन एक्सिस ये है, तो ये वही वाइब्रेशन पास करेगा। ये सभी वाइब्रेशन है, इसमें से वो वही वाइब्रेशन पास करेगा जो इसके एक्सिस को पैरेलल है। तो इसके एक्सिस को कौन से पैरेलल है? ये वाले। तो ये इसको ही यहाँ से पास करेगा। तो यहाँ पे जो लाइट हमें मिल रहा है दैट इज कंस्ट्रेंट टू इट्स वाइब्रेशन कंस्ट्रेंट टू ओनली वन प्लेन। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगी वो रहेगी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज लाइट। ये हो गया पोलराइज लाइट एंड इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अभी यहाँ पे हमें ये स्टडी करना है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसकी इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, कंसिडर करते हैं यहाँ पे जो ये लाइट है अनपोलराइज लाइट, इसकी इंटेंसिटी आई है। इसकी टोटल इंटेंसिटी हमने आई कंसिडर की। तो यहाँ से पास होने वाला जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? यहाँ से पास होने वाला जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इसके हाफ होती है, मतलब I/2 होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। ये इंटेंसिटी कितनी है? I, और इससे पास होने वाला लाइट उसकी इंटेंसिटी I/2 है। अब यहाँ पे बस ये वाइब्रेशन पास हो रहे क्या? मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बात बताई थी कि सिर्फ ये वाइब्रेशन पास नहीं हो रहे, ये भी वाइब्रेशन पास हो रहे, लेकिन इनका कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है? ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पास हो रहा है, राइट ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सपोज कंसिडर करते हैं ये वो वाइब्रेशन है ये वाला। तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे कितने एंगल पे है? सपोज थीटा एंगल पे है, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थीटा की साइड वाला जो कंपोनेंट होता है वो ई कॉस थीटा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसको हमने ई कहा था, और ये जो होता है वो ई साइन थीटा होता है। तो इसमें से ये कंपोनेंट भी पास होगा, ये कंपोनेंट वो ब्रेक करेगा, इसको ब्लॉक करेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट है उसको वो पास करेगा ई कॉस थीटा को। तो इसमें वो ई कॉस थीटा भी ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलती है वो I/2 जितनी मिलती है। बट हम लोगों ने इसको डायरेक्टली I/2 बोल दिया, इसका प्रूफ हमें चाहिए। तो इसी के ऊपर आपके बुक में क्वेश्चन पूछा है कि प्रूफ करो पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अनपोलराइज लाइट के हाफ होती है, ऐसे हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है। शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ एन अनपोलराइज्ड वेव रिड्यूसेस बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर। ये क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों अभी देखते हैं इसका प्रूफ। कंसिडर करते हैं अनपोलराइज लाइट इस डायरेक्शन से पास हो रहा है। ये अनपोलराइज लाइट है, ये यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में हम लोगों ने एक पोलराइड रखा। पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। अनपोलराइज लाइट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये एक वेव है, दिस इज नथिंग बट द वेव। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में ये क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला, साइन वेव का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कौन सा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव या फिर वेव मोशन में हमने देखा था वो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एम्पलीट्यूड, मतलब ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो वहाँ पे ए एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? ई नॉट।
तो यहाँ पे हमने इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के वेव नंबर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, ठीक है। और ई क्या है, ये ई जीरो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। तो हमें पता है किसी भी एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ई जीरो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जीरो स्क्वायर रहेगी, ठीक है। बट एक इसके लिए जो ये कंपोनेंट यहाँ से पास होने वाला है उसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल क्या है, जीरो है, वही उसके वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में है, एंगल उसका जीरो है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जीरो स्क्वायर। बट यहाँ पे बस इतने ही वाइब्रेशन पास नहीं हो रहे, यहाँ पे ये भी वाइब्रेशन पास हो रहे, इसमें से जो ये वाले वाइब्रेशन है वो पास हो रहे। तो ये कितने एंगल, सपोज यहाँ पे आपके बुक में उन्होंने फाई एंगल कंसिडर किया है, तो इसका जो ई कॉस फाई है वो भी इसमें से पास हो रहा है, ई जीरो कॉस फाई उन्होंने कहा है उसको, तो वो भी इसमें से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ई जीरो स्क्वायर लेके नहीं चलेंगे, हमें क्या करना है, ई जीरो कॉस फाई पूरा कंसिडर करना होगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जीरो कॉस फाई, जितने भी फाई एंगल से, फाई एंगल कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 2 पाई तक सभी डायरेक्शन से वो पास हो रहा है, और इसका होल का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। लेकिन यहाँ पे फाई बस सिंगल फाई नहीं है, फाई कहाँ से कहाँ तक है, फाई 2 पाई से लेके 0 तक, 2 पाई से लेकर 0 तक पूरा फाई यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। आपकी बुक में उन्होंने 180 लिया है, बट एक्चुअल में ये 0 to 2 पाई पूरा यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने फाई की जगह पे फाई एवरेज लिया, हमें क्या लेना होगा, फाई एवरेज। कैसे देखो, हमें एक लाइन के बारे में नहीं सोचना है, हम क्या करेंगे, सभी लाइंस का कॉस फाई निकालेंगे और उसका एवरेज लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया कॉस फाई एवरेज और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको I इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई एवरेज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 2 पाई तक, एंड ई नॉट स्क्वायर को ई नॉट स्क्वायर साइड में ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली उसकी वैल्यू हाफ दी है, बट वो हाफ आई क्या कहाँ से, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें उन्होंने डायरेक्टली 0 to 180 लिया है और उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/2 पुट की है। तो मैं बताती हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई। इसके लिए उन्होंने इंटीग्रेशन यूज़ किया है। तो इंटीग्रेशन का एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो सपोज हमने यहाँ पे लिया एवरेज इंटेंसिटी, सपोज मैंने इसको आई नॉट कंसिडर किया, इसको मैं आई नॉट कंसिडर करती हूँ। तो एवरेज ऑफ दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन, दैट फंक्शन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। सपोज यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ टी, उस एफ ऑफ टी का अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, जब हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टडी करेंगे तो ये भी फॉर्मूला आएगा उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर फाई, तो उसको हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टी था तो हमने डी टी लिया, अब फाई है तो डी फाई लेना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ओके, ये हमें मिला इंटेंसिटी आई नॉट, इसको हमने आई नॉट कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉस स्क्वायर फाई है, ये कॉस स्क्वायर फाई को हम लोग एक अलग फॉर्मूले में डिराइव करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कॉस स्क्वायर फाई का एक फॉर्मूला देखा था, 1 + cos 2 थीटा, मतलब cos 2 फाई डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये फॉर्मूला हम इसकी जगह पे पुट करेंगे। एंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी फाई का इंटीग्रेशन आएगा फाई, तो यहाँ पे डी फाई की जगह पे हम लोग फाई पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू फाई आएगा,
और इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 to 2 पाई पुट करेंगे तो दैट इज 0 to 2 पाई। तो एक बार हम लोग 2 पाई माइनस 5 की जगह पे 2 पाई एंड 5 की जगह पे 0, 2 पाई माइनस 0, जैसे हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं वैसे ही। इसका मतलब ये माइनस 0 निकल जाएगा और यहाँ पे d5 की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। तो ये होल इक्वेशन की जगह पे हम 2 पाई पुट करेंगे और इसको हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। तो देखो हमें क्या मिलेगा, एवरेज ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये 1/2 पाई साइड में ले लो, 1/2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + cos 2 फाई डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी फाई, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी 1/2 पाई 1 इंटू, ये 2 जो है उसको बाहर निकाल लो, ये 2 मैंने बाहर निकाला, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन ले लो 0 to 2 पाई इंटू 1 d5, इसको सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटू cos 2 फाई d5। एक्चुअली ये डेरिवेशन आपने नहीं किया तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे हाफ पुट कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपके बुक में दिया है उन्होंने, डायरेक्टली आप ऐसे ले सकते हो I इज इक्वल टू हाफ इंटू E0 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते हो इसकी जगह पे हाफ। बट ये कैसे आया ये मैं आपको बता रही हूँ, किसी स्टूडेंट को अगर चाहिए प्रूफ कैसे आया तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये 2 पाई 1 d5, जैसे ये d5 था वैसे ये d5 है, तो 1 d5 मतलब वही आता है, तो इसकी जगह पे भी हमें क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। जैसे हमने इसका सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 2 पाई। सिमिलरली इसका सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। इधर लिखती हूँ, सो I0 इज इक्वल टू, ये 1/2 पाई एज इट इज रहेगा इंटू 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई एंड cos 2 फाई का डेरिवेटिव आएगा sin 2 फाई। जैसे साइन का इंटीग्रेशन cos होता है एंड cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, बट इंटीग्रेशन में उल्टा है, cos का डेरिवेटिव साइन आता है, इसमें डेरिवेटिव में क्या आता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में cos का डेरिवेटिव प्लस होता है, अपोजिट होता है, डेरिवेटिव इज ऑलवेज अपोजिट टू इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे cos 2 फाई की जगह पे हम लिखेंगे sin 2 फाई इंटू sin 2 फाई, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। अब देखो साइन की जो वैल्यू है वो 2 पाई के लिए भी 0 है, 0 के लिए भी 0 है, क्योंकि दोनों भी एंगल एक ही जगह पे आ रहे हैं। यहाँ पे साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 2 पाई क्या होगा, 0। अब यहाँ 2 मतलब 2 इंटू 2 4 पाई, तो 4 पाई भी तो यहीं पे आता है, तो ये 0, मतलब साइन की वैल्यू ये दोनों के लिए क्या आती है, 0। तो ये टर्म यहाँ से निकल जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये 2 पाई एंड ये 2 पाई यहाँ पे कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसका मतलब देखो ये जो हमने इसको कंसिडर किया था I0, तो इसका हमें क्या वैल्यू मिला, दैट इज 1/2, 1/2 इंटू E0 स्क्वायर। E0 स्क्वायर मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, क्योंकि हमने क्या कहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, तो इसको मैं I0 कंसिडर कर सकती हूँ या फिर I ले सकती हूँ। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, E0 स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम I भी ले सकते हैं। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या रहेगा, I/2 रहेगा। तो जो इंटेंसिटी होती है, अनपोलराइज लाइट की, वो आगे जाके यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी पोलराइज लाइट की, वो कितनी होगी, ये हमेशा याद रखो। ये इंटेंसिटी होती है I, तो ये रहेगी इसकी हाफ, I/2। ये हमने उसका प्रूफ दिया है। ये प्रूफ ज़रूर लिख लो, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं दिया है। तो ये इंटीग्रेशन का प्रूफ आपको पता होना चाहिए कैसे आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्रूफ देने की, क्योंकि आपकी बुक में भी उन्होंने प्रूफ नहीं दिया है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू हाफ पुट की है, ठीक है। और इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का मालूस थ्योरम, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अभी मालूस लॉ हम लोग देखते हैं। अभी इसके पहले का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मालूस लॉ बहुत सिंपल है अभी आपके लिए।
तो देखो मालूस लॉ के लिए हमने एक लाइट लिया, वो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इसमें हम लोग एक अनपोलराइज लाइट पास करने वाले हैं ऐसे, ये अनपोलराइज लाइट है। अब यहाँ पे हम लोग दो पोलराइड्स रखने वाले हैं। एक पोलराइज़र हमने यहाँ पे रखा एंड दूसरा पोलराइज़र हमने यहाँ पे रखा। एक पोलराइज़र का जो पोलराइजेशन एक्सिस है वो ये है एंड दूसरे पोलराइज़र का पोलराइजेशन एक्सिस ये है। इसका मतलब क्या कि इसमें से पास होने वाला जो लाइट रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा एंड इसमें से पास होने वाला जो लाइट रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि इसका एक्सिस ये है। मतलब ये कुछ एंगल में, सपोज ये कितने एंगल से पास हो रहा है, थीटा जितने एंगल से पास हो रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो अनपोलराइज लाइट का इक्वेशन हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, इसकी इंटेंसिटी सपोज I हमने कंसिडर की, I इज इक्वल टू E, यहाँ पे 1, या फिर इसका इंटेंसिटी हमने, इसका एम्पलीट्यूड E10 लिया और इसका एम्पलीट्यूड E20 लिया, ऐसे कंसिडर करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड E1 लो, इसका E10 लो, इसका E20 लो, ऐसे करो। ये इसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का E1, इसका E10, इसका E20, और फिर हमें इंटेंसिटी से इसको रिलेट करना है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या रहेगा, देखो पहले वेव का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ वेव का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, E1 बार इज इक्वल टू E10 साइन, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हमें इसका इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, E1 बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ दैट फील्ड इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये साइन वेव का इक्वेशन हमने लिखा। हमें पता है I1 इज इक्वल टू, इसकी इंटेंसिटी अगर मैंने I1 कंसिडर की, इसकी इंटेंसिटी अगर I2 कंसिडर की, I1 इज क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। मतलब ये क्या आएगा, E10 स्क्वायर आएगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पास होने वाला जो लाइट है उसकी हमें पूरी की पूरी इंटेंसिटी मिल रही है, कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे ये पोलराइड इतने एंगल पे मूव हो गया है विद द वाई एक्सिस, कितने, थीटा जितने एंगल पे मूव हुआ। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा, सपोज इसको हमने E10 कॉस थीटा कहा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना है E10, तो हमने इसको E10 कॉस थीटा कहा, इसको E10 साइन थीटा कहा। तो इसका E10 साइन थीटा तो पास नहीं होगा, बस क्या पास होगा, E10 कॉस थीटा। तो I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E20 स्क्वायर। लेकिन E20 का कौन सा कंपोनेंट हमें मिल रहा है, बस E10 कॉस थीटा। तो E20 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे E10 इज इक्वल टू क्या आएगा, E10 इज नथिंग बट द E10 स्क्वायर क्या है, दैट इज I1। सो I2 इज इक्वल टू, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें मिला। सो E10 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, I1। सो I2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मालूस लॉ बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि जो कुछ एंगल पे पोलराइज लाइट है, वो पोलराइज लाइट का बस ये कंपोनेंट इसमें से पास होगा, वो कितना होता है, दैट इज I1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं मालूस लॉ। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, जो आपके एक्सरसाइज में पूछा गया न्यूमेरिकल है, अनपोलराइज लाइट विथ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड। दो पोलराइड पे अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी I0 है वो फॉल किया, उसमें से पास किया। द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल। फर्स्ट पोलराइड का एक्सिस उन्होंने दिया है और उसका एंगल दिया है 50 डिग्री। एंड द एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट वर्टिकल रखा है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रखा है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकेंड पोलराइड। अभी फर्स्ट पोलराइड की इंटेंसिटी उन्होंने I0 दी है इसके पहले,
तो वो वर्टिकल रखा है, तो उसके बाद वो सेकेंड पोलराइड में से पास होने के बाद कितनी उसकी इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें पूछा है। तो कंसिडर करते हैं दो पोलराइड। सबसे पहले ये एक्सिस है, पहला पोलराइड कितने एंगल पे रखा है, 50 डिग्री एंगल पे रखा है। तो ये फर्स्ट पोलराइड यहाँ पे रखा है 50 डिग्री एंगल पे। यहाँ से पास होने वाला अनपोलराइज लाइट रहेगा, उसकी इंटेंसिटी उन्होंने दी है I0। जब इसमें से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बनेगी, I0, सपोज इसको I1 बोला, इसमें से जब वो पास होगा तो वो कितनी होती है, हाफ होती है। I1 = I0 / 2 होगी, राइट। ये ऑलरेडी हमने प्रूव भी किया है। उसके बाद जब ये आगे अभी दूसरा पोलराइड उन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब ऐसे रखा है। तो दूसरे पोलराइड में से जब वो पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बनेगी। अब देखो ये यहाँ से हमने, ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे मूव किया, मतलब कितने एंगल पे ये मूव हुआ, ये कितने एंगल पे है, 50। अगर हमने इसको 50, ये टोटल कितना है 90 में से ये 50 निकाल दिया तो ये एंगल कितना बनेगा अभी 40, मतलब यहाँ का एंगल कितना है 40 डिग्री। तो इसके लिए हमें मालूस थ्योरम यूज़ करना है। मालूस थ्योरम क्या है, I2 = क्या बनेगा, I1 × cos² थीटा। ये मालूस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। I1 cos² थीटा। I1 क्या है यहाँ पे, I0 / 2। तो यहाँ की इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी, I0 / 2 cos² थीटा। ऐसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे और ये इंटेंसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो निकालो, बहुत सिंपल है। I2 = I0 / 2 × cos², एंगल कितना है 40 डिग्री। तो ये एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना था। उन्होंने यही पूछा था कि जब सेकंड में से पास होगा तो वो इंटेंसिटी कितनी होगी। बस आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स में उन्होंने सॉल्व करके दिया है। बस आप क्या लिखोगे, ऐसी डायग्राम निकालो, डायग्राम के बाद लिखो इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज लाइट इज इक्वल टू, ऐसे स्टेटमेंट में लिखो इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट कितनी है, अनपोलराइज लाइट इज इक्वल टू I0 when it travel from the first polaride, then its intensity becomes, after first polaride, its intensity becomes कितनी होगी, I0 / 2 होगी। फिर वो इसमें से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। Two beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid from the position when beam A has maximum intensity and beam B has 0 intensity. A rotation of polaroid through 60 degree makes two beams appear equally bright. Find ratio of initial intensity of two beams. देखो दो बीम से, सपोज बीम ए एंड बीम बी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये बीम ए है एंड बीम बी है। बीम बी को ऐसे रखा है, ठीक है। मतलब ये अगर 0 डिग्री एंगल पे है, ये ऐसे स्ट्रेट है, मतलब 0 डिग्री एंगल पे है। इससे ये कितनी डिग्री एंगल पे गई, दिस मेक्स 90 डिग्री एंगल। ये 0 डिग्री एंगल पे है, ये 90 डिग्री एंगल पे। अब इस बीम को ऐसे रोटेट किया और इस बीम को ऐसे रोटेट किया और दोनों की इंटेंसिटी इक्वल की। दिस इज बीम ए, दिस इज बीम बी। तो थीटा ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, थीटा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। ठीक से पढ़ो, न्यूमेरिकल बराबर समझ में आएगा। थीटा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी रोटेशन करने के बाद उन्होंने बोला है कि रोटेशन के बाद ये कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। आफ्टर रोटेशन कितना रोटेट किया, 60 डिग्री से रोटेट किया। थीटा ए कितना हुआ, 60 डिग्री।
ये अगर 60 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, दोनों की इंटेंसिटी सेम की है तो ये 60 डिग्री हुआ तो थीटा बी कितना होगा, इस 90 में से 60 माइनस कर दो, 90 माइनस 60 कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो थीटा बी कितना बनेगा, 30 डिग्री। और क्या बोला है कि रोटेशन के बाद, इतने रोटेशन के बाद दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई, मतलब आई ए डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, आई बी डैश बन गया। ओके, आफ्टर रोटेशन। तो यहाँ पे आई ए डैश एंड आई बी डैश क्या बनेगा, आई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ आई ए डैश इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मालूस थ्योरम इट बिकम्स आई ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड आई बी डैश क्या बनेगा, आई बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों की इंटेंसिटी सेम बोली है, इसका मतलब हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा आई ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एंगल डाल दो, ये थीटा ए एंड ये थीटा बी। थीटा ए कितना है, 60 डिग्री, तो ये बनेगा आई ए कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 30। ओके, तो ये आई ए कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60 इन दोनों का रेशो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आई ए आई बी को इधर शिफ्ट करो, तो आई ए डिवाइड बाई आई बी इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर 60 इस साइड आएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 60। 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये आएगा √3/2 और ब्रैकेट स्क्वायर। 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ 3/4 आएगा और यहाँ 1/4 आएगा, तो ये 4 गेट कैंसल और बचेगा 3 डिवाइड बाई 1। तो रेशो हमें क्या मिलेगा, आई ए डिवाइड बाई आई बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। समझ में आया कैसे किया है सॉल्व। एक बार एग्जाम्पल ठीक से पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करते जाओ तो आपको बराबर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 2 polarized sheets are placed one over other with their axis inclined to each other at an angle theta. If only 37.5% of intensity of light incident on first sheet emerges from the second sheet, calculate value of theta. मतलब देखो क्या बताया इन्होंने, 2 शीट्स दिए हैं, 2 polarized sheets are placed one over other with their axis inclined to each other एट एन एंगल थीटा। थीटा जितने एंगल से इंक्लाइन कर रहे हैं और उसमें से पहले शीट का 37.5% जो इंटेंसिटी है वो दूसरे शीट में पास हो रहा है। फर्स्ट शीट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सेकेंड शीट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पे आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो उन्होंने कितनी दी है, 37.5 दी है। तो सबसे पहले मालूस थ्योरम क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई ज़ीरो डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। हमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर मैंने इस आई ज़ीरो को इधर शिफ्ट किया तो आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो रहेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 बनेगा। अब यहाँ आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, कितनी दी है, 37.5। तो आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो, आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बनेगा, 37.5% बोला है उन्होंने, तो ये आएगा 37.5 डिवाइड बाई 100। तो दिस इज इक्वल टू, एंगल निकालना है तो दिस इज इक्वल टू दिस करो, बराबर एंगल मिलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 37.5 डिवाइड बाई 100। ये 2 को इधर शिफ्ट करो, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 37.5 इंटू 2 कितना बनेगा, that is equal to 75, right? 75 डिवाइड बाय 100। तो 75 डिवाइड बाय 100 कितना बनता है, देखो इसको 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा एंड 25 4 जा 100, तो 3/4 हमें आंसर मिलता है, 3/4। ये क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 3/4। अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनेगा, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 किसका एंगल होता है कॉस में, दैट इज द cos 30। cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो दोनों कितने प्लेन पे इंक्लाइंड है,
30 डिग्री जितने एंगल पे इंक्लाइंड है 2 शीट, ऐसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों मालूज लॉ ऑलरेडी हमने स्टडी किया, अभी इसका ब्रिस्टल्स लॉ बाकी है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड देन यूजेस ऑफ पोलराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। इस लॉ को ठीक से स्टडी करो क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये लॉ भी पूछा जाता है। लॉ बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, तो इजीली आपका लर्न होगा, बट उसको अंडरस्टैंड करो ठीक से। कोई न्यूमेरिकल इनकेस अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिस्टल्स लॉ देखेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।